आप लोगों को मालूम है शहर का जीवन कैसा होता है। शहर में जीने के लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। घर का टेंशन, व्यापार का टेंशन, इस सब को झेलते झेलते मुझे बहुत परेशानी होने लगी। काफ़ी दिनों से कहीं बाहर नहीं गया था। सोचा कि क्यों ना फ्रेश होने के लिए, नई ऊर्जा लेने के लिए मैं अपने मित्र वामन भैया के गांव जाकर आऊं। इस मन में विचार आते ही मैंने तत्परता से अपना बैग भरा और अपनी बाइक पे रख कर मैं अपने मित्र के गांव जाने की सोच लिया। शाम के लगभग 6 बजे हुए थे। मैं अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ा। शहरी विभाग सीमा खत्म होते ही ग्रामीण विभाग की सीमा चालू होगी। वहां का नजारा देखते ही मुझे बड़ा आनंद महसूस होने लगा। रोड के दोनों किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। बरसात की होने की वजह से चारों तरफ की किसानी, हरियाली लहरा रही थी। बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। मन को शांति मिल रही थी। सुख का आभास हो रहा था। मैं यही विचारों में अपनी बाइक चला रहा था। मेरी बाइक की स्पीड केवल 50-60 की थी। मैं उसी रफ्तार से चला रहा था। कुछ समय पश्चात ही घना जंगल प्रारंभ हुआ। मैं कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए डर सा गया। इतने घने जंगल में से मैं अकेला बाइक कैसे चला पाऊंगा? कहीं हिंसक जानवर ने हमला कर दिया तो? क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं शहर के बाहर निकला था, इसलिए मुझे डर भी महसूस हो रहा था। लेकिन मेरा एक टारगेट था, तो मैं आज किसी भी हालत में अपने मित्र वामन भैया के आज जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, यह सोचकर ही मैंने अपनी तैयारी की थी। मन में किसी प्रकार का फालतू विचार न लाते हुए अपने टारगेट की ओर मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटे के पश्चात ही मेरे मित्र का गांव दूर से ही नजर आया। गांव में बड़ी शांततामय वातावरण था। चारों तरफ साफ सफाई थी, पेड़ लगे हुए थे, फूलों की खुशबू झर रही थी। ये मुझे 1 किलोमीटर दूरी पे एहसास होने लगा कि गांव कितना अच्छा होगा। गांव के चौराहे पे पहुंचते ही मेरा मित्र मेरा इंतजार कर रहा था। उसने जैसी ही उसकी नजर मेरे पे पड़ी, वो बहुत प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ और पूरे उत्साह के साथ में उसने मेरा स्वागत किया। आया, हाथ मिलाया, गले लगाया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई आप मेरे गांव आज भी आ जाओगे। क्योंकि इसके पहले मैंने 2-3 बार कोशिश किया था उनके गांव जाने की, लेकिन किसी कारणवश मैं उस गांव में पहुंच ही नहीं पाया। मेरे मित्र ने मुझे अपने घर चलने को कहा। हम दोनों मित्र बड़े प्रसन्न होकर उनके घर के ओर चल पड़े। रास्ते में थोड़ी बहुत बातें होती रही। उसके बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितने में प्रसन्न थे मुझसे मिलकर। जब घर गए तो भाभी ने मुझे जैसे ही देखा, वो भी उनके चेहरे पे प्रसन्नता नजर आई। वो हंस के मुझे अपने हालचाल पूछने लगी और बोलने लगी कि आज सूरज किस दिशा से उग आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मित्र तो खुश हुए, मेरी भाभी भी मेरे आने से काफी प्रसन्न थी। उनने मुझे गांव का जो रीति रिवाज होता है उस हिसाब से मुझे पाँव धोने के लिए पानी दिया।
टॉवेल ला के दिया और मैंने इस फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए खटिया पे जाके बैठ गया। हम दोस्तों की बातचीत चल ही रही थी, उतने में ही भाभी ने नाश्ता और चाय लेके आई। हमने चाय नाश्ता करके दोनों मित्रों ने गांव के चौराहे की तरफ जाने के लिए निकले। तब भाभी ने बोला कि जल्दी आओगे। हम बातचीत करते करते गांव के चौराहे पे गए। गांव के चौराहे पे वही हम अपने कॉलेज की बातें कर रहे थे। किसी दोस्त का है, कितने बच्चे हैं, कौन सी जॉब पे लगे हैं, ये हम सब एक मेक से पूछ रहे थे। हम बातों में इतने लीन हो गए थे कि रात के 11 बज गए थे, फिर भी हमें उस समय का ध्यान नहीं रहा। आखिर में जब मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो गांव पूरा सुनसान हो गया था। तब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा और भाई से बोला, भाई रात के 11 बज गए, भाभी राह देख रही होगी, क्या बोलेगी। तब मेरे भैया वामन भैया ने घर के तरफ चलने के लिए बोला। हम दोनों मित्र घर गए। भाभी ने थोड़ा नाराज होती हुए बोला, सामने का भी ध्यान रखा करो, रात के 11 बज के गए, गाँव का ही इलाका है, कोई शहर नहीं है। हमने भाभी की बातों को किसी भी प्रकार से नाराजी न होते हुए हम चुपचाप खाना खाने के लिए बैठे। खाना होने के बाद मैंने ही बोला, भाभी जी मुझे मेरा बेड लगा दीजिए। तब भाभी ने बोले, आपका बेड लग चुका है, आप जाके आराम करें। तब मेरा मित्र वामन भैया और मैं उस रूम में गए, जो रूम 10 बाई 10 की थी, गोबर से लिपी हुई थी, मिट्टी से लिपी हुई थी। बेड के नाम पे एक चारपाई थी, चारपाई पे एक चादर बिछाया हुआ था, तकिया थी और एक ओढ़ने के लिए पतला सा चादर था, और ऊपर में कबीलों का मकान था, पूरा मिट्टी का मकान था। इसके अलावा उस रूम में कुछ नहीं था। हम दोनों मित्र वहाँ बातचीत करते रहे, काफी देर तक बातचीत करते। रात के 12 बज गए। आखिर मुझे बोलना पड़ा मेरे मित्र को, भाभी रात देखते हुए आप जाके आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। सुबह के 6 बज गए। वामन भैया मुझे आवाज मार रहे, भैया भैया जागो, 6 बज गए हैं, हमें तालाब के तरफ जाना है। मैं ना नुकर करते करते हाँ हाँ बोला, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा था। तब भैया ने दरवाजा झमझम से खटखटाया। तब मैं हड़बड़ाते हुए जागा हुआ और बोला, भाई 1 मिनट, मैं जाग गया हूँ। जब मैं अंगड़ाई ली और आजू बाजू नजर घुमाई, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मुझे मेरे घर में ये सभी प्रकार की फैसिलिटी होने के बावजूद भी जे रात के 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आई। और इस कमरे में ऐसा क्या था कि जो मुझे बेहोशी की नींद सुला गई। बड़ा मन बड़ा प्रसन्न था, आनंदी था, शरीर की एक एक नस एक्टिव थी, बड़ा उत्साह निर्माण हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, जो मेरे रूम में एसी होती है, सोने के लिए फोम के गद्दे होते, ऐसे जगह मुझे नींद नहीं आती। और वही नींद जो चारपाई पे मैं सोया, जो ओढ़ने के लिए कुछ एक पतला सा चद्दर, किसी भी प्रकार का कूलर नहीं, एसी नहीं, पंखा नहीं, वो जगह मुझे ऐसे बेहोशी की नींद क्यों आई, कैसे आई। मैं बड़ा विचलित हो गया। अपने मन में मन सोचते हुए मैंने उस बात को साइड में की और भाई के साथ तालाब की तरफ जाने के लिए निकला। गांव से मिनिमम 10 से 15 मिनट की दूरी पे ही गांव का तालाब नजर आ रहा था। आप समझ सकते हो गांव के लोग तालाब की तरफ क्यों जाते हैं। जो नेचुरल प्रक्रिया होती है उस तालाब में निपटाई जाती है। हमने भी जब तालाब की तरफ नजर डाली तो कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ ब्रश कर रहे थे, कुछ दातुन कर रहे थे और कुछ लोग नहा भी रहे थे। गांव के बहुसंख्य लोग 90% युवा या पुरुष वर्ग में उस तालाब के में मौजूद था। मेरे मित्र वामन भैया ने दातुन की 2 लकड़ी लाई, एक लकड़ी मुझे दी
और एक अपने लिए। वो कड़ू नीम की जो दत्तून होता है वो शरीर के लिए, दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हम शहर के लोग नहीं जान सकते, लेकिन गांव के लोग, बहुसंख्य के लोग उस दत्तून का इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी वो दत्तून पकड़ी और ब्रश करने लगा, और कुछ ही देर पश्चात मैंने नहाने का कार्यक्रम भी निपटा डाला उसी तालाब में। मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था, आनंद महसूस हो रहा था। उस गांव का वातावरण देख के, वाकई शुद्ध हवा लेके मेरी शरीर की हर इंद्रिया उस चीज की अनुभव कर रही थी। कुछ देर पश्चात मैंने अपने मित्र को, वामन भैया को बोला कि भाई हमें तो जंगल घूम के आना है। मेरे मित्र भी तैयार हो गए। हम जंगल में गए, घना जंगल था, कई प्रकार के हिंसक जानवर थे, पशु पक्षियों की आवाज आ रही थी, मधुर लग रही थी, और कुछ डरावनी आवाज भी हमें महसूस हो रही थी। हमने इस बात को ध्यान में न देते हुए हमने जंगल घूमने का इरादा किया। हम दोनों मित्र निडर होके पूरा जंगल एरिया घूम लिया। हमें किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं हुआ। हम सिर्फ अपने बातों में उस जंगल का मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। बहुत मन को शांति पहुंच रही थी, सुकून पहुंच रहे थे। आधा एक घंटा घूमने के बाद फिर हमने गांव की ओर जाने का निश्चय किया। गांव में जाते ही भाभी ने हमें नाश्ता और चाय दिया। उसी समय गांव में कोई कोतवाल डौंडी पीट रहा था। आने वाले 15 अगस्त के दिन वामन भैया और उनके परिवार का गांव वालों की तरफ से सत्कार किया जाएगा, ये डौंडी पीट रहे थे। मैंने भी ये डौंडी सुनी और वामन भैया से पूछा कि डौंडी किस लिए पीटी जा रही है। तब वामन भैया ने मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और वो हंस कर टाल कर वहां से निकल गए। तब मुझे भी बड़ा सोचने पे मजबूर हो गया, क्या कारण होगा कि वामन भैया को गांव वाले और सरपंच उनका सत्कार करना चाहते। ये जिज्ञासा मेरे मन में जागी और मैं भाई को बोलकर गांव की ओर निकल पड़ा। हम उम्र के ही लोगों से मिलकर मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ये मुझे बताओ कि वामन भैया का सत्कार क्यों करने जा रहे हो। तब उस गांव वाले ने बताना चालू किया और मुझे समझ में आई। वो इस तरह बता रहे थे, उन्हीं के गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहा करते थे। उसमें एक शर्मा जी भी रहा करते थे। शर्मा जी उस गांव के प्रतिष्ठित नागरिक थे, पंडित थे, बलवान थे, धनाढ्य थे। उनकी गांव में बहुत इज्जत थी, मान मर्यादा था। कुछ वर्ष पहले महामारी जब गांव में आई, तब उस पंडित जी का, उस शर्मा जी का परिवार का निधन हो चुका था। उस सदमे को न झेल पाए शर्मा जी और उनको भी पैरालिसिस अटैक आया। वो उनकी अवस्था इस तरह हो गई थी को न बेड से उठते थे, न चल सकते, न घूम सकते थे, न ढंग से बोल पा रहे थे। ऐसे में गांव के ही कुछ लोगों ने शर्मा जी के प्रति सहानुभूति रखते हुए 10-12 दिन उनकी सेवा की। लेकिन गांव के अधिकतर लोग रोज कमाना और रोज खाना इसमें रहने की वजह से वो धीरे धीरे उनके तरफ से ध्यान हटना चालू हो गया। तब मेरे मित्र वामन भैया को वो पंडित जी की दुर्दशा देखने में बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि मेरे मित्र ये पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट होने के वजह से भी और साथ में मानवतावादी, बुद्धिस्टवादी, अम्बेडकरवादी होने की वजह से वो मानवता को ध्यान में रखते हुए मेरे मित्र वामन भैया ने उस शर्मा जी का देखरेख करने की ठान ली। वामन भैया ने 6-7 महीने शर्मा जी की
सेवा किए, 2 टाइम खाना दिया, उनकी गंदगी धोई। अब एक जैसा एक पुत्र एक पिता की सेवा करता है, उसी तरह उस शर्मा जी की सेवा मेरे मित्र ने की। कुछ दिन पश्चात ही शर्मा जी ठीक हो गए। वो गांव के चौराहे पे जाने लगे और बताने लगे कि मेरी सेवा, एक दलित एक आंबेडकरवादी ने मेरी सेवा की तो उन्हें पुण्य मिला, उनके पाप धुल गए, उनके लड़की की शादी हो गई, लड़के को सरकारी नौकरी मिली। ये इस तरह गांव में शर्मा जी प्रचार कर रहे थे। तब मेरे मित्र के कुछ चाहने वाले दोस्तों ने बताया कि शर्मा जी इस तरह आपके बारे में बोल रहे हैं। तब भी मेरे मित्र उनके बातों की तरफ ध्यान न देते हुए अपने कार्य करते हैं। लेकिन गांव के आजू बाजू के 10-15 किलोमीटर के दूरी पर जहाँ भी शर्मा जी जाते थे, वो इसी तरह की बातें करते थे। एक दलित ने, एक आंबेडकरवादी ने मेरी सेवा की तो उनके पाप धुल गए और पुण्य नसीब हुआ, और पुण्य नसीब होने के वजह से उनकी लड़की की शादी हुई, लड़के को सरकारी नौकरी मिली। इस तरह का प्रचार कर रहे थे। तो गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति वामन भैया को ये सब बता रहे थे। तब वामन भैया को बहुत गुस्सा उस शर्मा जी के बारे में आया। उन्होंने कुछ पल के लिए ये सोचा, मैंने शर्मा जी की सेवा करके कुछ गलत तो नहीं किया, वो इस तरह मेरा प्रचार क्यों कर रहे हैं। उनको गुस्सा आने लगा और उन्हीं उसी टाइम सोच लिया कोई एक न एक दिन मैं शर्मा जी को इस बात का बदला लेकर रहूंगा। उन्होंने मन में ठान लिया। और कुछ दिन पश्चात ही शर्मा जी की कमर की नस लग गई। वो रात दिन करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे में पड़ोसी होने के नाते मेरे मित्र वामन भैया ने फिर से उनमें दया जागी, करुणा जागी, और वो शर्मा जी के यहाँ गए और पूछे, शर्मा जी आपको क्या हो रहा है, आपको क्या तकलीफ है, मुझे बताइए। तब शर्मा जी ने हाथ जोड़ते हुए बोला, वामन भैया मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत दुख में हूँ, मेरी कमर की नस लग गई है, इसका कुछ तो भी इलाज करो। तब मेरे मित्र ने घर जाकर सरसों का तेल लाया, उसमें लहसुन का तेल मिक्स कर फिर शर्मा जी के घर गए और उनकी अच्छी तरीके से 1-1.5 घंटा मालिश की। फिर भी शर्मा जी का कोई दर्द गायब नहीं हो रहा था, दुख गायब नहीं हो रहा था। वो दर्द के मारे करा रहे थे। अब मालिश करते करते ही गांव वालों की बातें मेरे मित्र को याद में आ रही थी। उनका बीपी बढ़ रहा था, उनका क्रोध बढ़ रहा था, और उनने ये सोची भी था कि एक न एक दिन मैं सबक सिखाऊंगा। वैसा करते करते शर्मा जी को उन्होंने खड़े होने के लिए बोले। वो कैसे तैसे शर्मा जी खड़े हुए। मेरे मित्र ने उनके कमर पे एक जोर से लात मारी। शर्मा जी जाके बाजू में जाके गिरे। अब मेरा मित्र भी सोचने लग गया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों दुखी आदमी को दुख पहुंचाया। मानवतावादी होने के कारण वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए कि मैंने शर्मा जी को लात क्यों मारी। अब गुस्से में तो मार दिया, लेकिन फिर पश्चाताप हुआ उनको। शर्मा जी को हाथ देके उनने खड़े किए तो देखते क्या तो चमत्कार। ये मित्र के ध्यान में आया नहीं। शर्मा जी इधर उधर अपनी कमर सीध कर रहे हैं, हाथ पांव हिला रहे हैं और बोल रहे हैं, वामन भैया तुमने मेरे कमर पे लात मारा तो मेरा पूरा दुख और दर्द गायब हो गया। मेरे मित्र भी अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे लात मारने से शर्मा जी की, पंडित जी के दर्द दुख पूरी नष्ट हो गए। एक तरफ मेरे मित्र को खुशी हुई, वैसे शर्मा जी को भी खुशी हुई, बहुत सुकून लगने लगा। मेरे मित्र अपने घर गए और शर्मा जी शाम के 6 बजे गांव के चौराहे पे ही गए और बोलने लगे कि वामन भैया ने मेरे कमर पे लात मारा तो मेरे
सभी प्रकार के दुख नष्ट हो गए। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि वामन भैया ने पंडित जी की कमर पे लात मारी तो उनका दर्द खत्म हो गया। तब गांव वाले मेरे मित्र वामन भैया को पूछने लगे तो मेरे भैया ने भी बोले, सही बात है, जब भी मैं पंडित जी को, शर्मा जी को दान दक्षिणा देता था तो मेरा नुकसान ही होता था। जिस दिन से मैंने शर्मा जी के कमर पे लात मारी उसी दिन से मेरे दुख दर्द खत्म हो गए, मेरा रुका हुआ पैसा आने लगा, मेरे बिगड़े हुए काम बन गए, मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। जिस दिन से मैंने शर्मा जी के कमर पे लात मारी मेरी आवक बढ़ गई है, आर्थिक अर्जन हो रहा है, दुख से मुक्ति मिल गई है। अब ये बात वामन भैया के बाद पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई कि वामन भैया ने पंडित जी के कमर पे लात मारे तो उनके दुख दर्द पूरे गायब हो गए। ये बात पूरे जो गांव के 10-15 किलोमीटर दूरी पे जो गांव थी उस तरफ भी ये बात पहुंच गई। अब शर्मा जी जिस गांव में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, उस गांव के लोग शर्मा जी को किसी भी प्रकार का दान न देते हुए सिर्फ उनके कमर में एक लात मारते थे और जाने को बोलते थे। ऐसे 10-15 दिन गुजर गए, शर्मा जी को किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं मिलता था, सिर्फ कमर पे लात मिलती थी। अब शर्मा जी ने सोच लिए अब इस गांव में रहना उचित नहीं है, मुझे ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। उनने रातों रात अपना सूटकेस भरा और गांव से चले गए। 1-2 दिन में गांव में चर्चा होने लगी कि शर्मा जी कहाँ गए, क्यों गए, किसकी वजह से गए, क्या तकलीफ थी। अब गांव वाले तो चर्चा कर रहे थे। अब चर्चे में ये भी विषय आ रहा था कि शर्मा जी गांव में कैसे कैसे झगड़ा लड़वाते थे, किसी रांगडाले को, किसी मेसराम को, किसी ठाकुर को, उसकी औरत क्या करती, उसकी लड़की क्या करती, ऐसे आपस में झगड़े लड़ाने का काम करते थे। ऐसा एक एक व्यक्ति सामने आने लगा। अब गांव में पंडित जी की, शर्मा जी की असलियत खुल चुकी थी। अब गांव का वातावरण कुछ दिन पश्चात ऐसा महसूस हो रहा था कि सभी तरह के जाति धर्म के लोग आपसी भाईचारे से उस गांव में रह रहे थे। ये बात सरपंच को मालूम हुई। तो गांव का वातावरण इतना सुंदर और शांतता में आनंदमय कैसा है, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार। गांव में किसी भी प्रकार के झगड़े नहीं हो रहे, माहौल खराब नहीं हो रहा, अशांत माहौल नहीं है। तब उस गांव के प्रतिष्ठित नागरिक ने सरपंच जी को बताया। सरपंच जी इस सब शांतता के पीछे, आनंद के पीछे और किसी का हाथ है तो वो वामन भैया का हाथ है। सरपंच एजुकेटेड थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो समझ सकते थे कौन गलत और कौन सही है। उन और भी गांव के 2-3 नागरिकों को अपने तरफ बुलाया और पूछा गांव में इस तरह की शांतता कैसे है, सब भाईचारे से कैसे रह रहे हैं। तब उन्हीं लोगों ने वही बात बताई जो औरों ने बताई थी। सरपंच खुश हो गए। सरपंच ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों नहीं वामन भैया का गांव वालों के तरफ से और सरपंच के तरफ से सत्कार किया जाए। 15 अगस्त आया। सरपंच जी ने वामन भैया का नाम अनाउंस किया और उनको स्टेज पे आने के लिए बोला। वामन भैया स्टेज पे गए। गांव वालों के तरफ से और सरपंच के तरफ से उनको श्रीशाला और फल देकर उनका सत्कार किया और 2 शब्द बोलने के लिए बोला। तब मेरे मित्र वामन भैया माइक में बोले, ये मेरा कोई चमत्कार नहीं, ये गांव वालों की लगन और मेहनत का ही असर है जो गांव में आज शांतता और सुख है। फिर भी मैं गांव के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। गांव के हमारे बच्चे एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये शहर के बच्चों के बराबर ही नहीं कर सकते हैं। इनकी शारीरिक मानसिक व्यवस्था बड़ी कमजोर है। इसके लिए मैं अपने ओर से 50,000 रुपये गांव को डोनेट करने की इच्छा रखता हूँ। अगर सरपंच मुझे इसकी मंजूरी दे तो
उस पैसों से और गांव के सहयोग से और सरपंच की फंड से हम इस गांव में एक वाचनालय और शारीरिक व्यायाम हो, इसके लिए युवाओं के लिए एक व्यायामशाला की स्थापना करें। इस ऐसे बात बोलती ही गांव के लोगों ने पूरे जोश से हल्लोल्लास के साथ में उनका स्वागत किया और तालियां बजाई। और कुछ दिन पश्चात देखने में आया कि गांव के भी बच्चे शहर के बच्चों की बराबरी करने में लग चुके थे। गांव का वाचनालय और व्यायामशाला, इसमें हर युवा अपनी योगदान दे रहा था, समाविष्ट हो रहा था, रात रात भर पढ़ाई करता था और उस चीज का रिजल्ट में सामने आया कि कुछ बच्चे पुलिस में, वन विभाग में, कचहरी में लगे। तब गांव को बहुत आनंद हुआ। इस तरह वामन भैया का सत्कार किया गया। आपसे उम्मीद रखूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सीखे, समाज में शांतता, भाईचारा कैसे बनाए रखे, इसके लिए और लोगों को भी प्रेरणा दे। और जो कोई भी समाज में जहर घोलने का काम करे, उनसे आप सावधान रहे। धन्यवाद।